इलाहाबाद के कुंभ मेले में हजारों की भीड़ में मुन्ना मुन्ना कहते एक विधवा वृद्ध औरत पागलों की तरह इधर उधर दौड़े जा रही थी। वहां उसकी कौन सुनने वाला था। सबको संगम में नहा के पुण्य कमाने की पड़ी थी। भीड़ और शोर में मानो उसकी आवाज कहीं गुम हो जा रही थी। उसने लोगों का हाथ पकड़ पकड़ कर पूछना शुरू कर दिया, लाल रंग की चेक की शर्ट में मेरे मुन्ना को कहीं देखा है? लेकिन लोग ना में सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। किसी को संगम में स्नान करके पुण्य कमाने थे तो किसी को अपने किए पापों का कर्ज स्नान करके एक झटके में उतारना था। लेकिन उस माँ को यकीन था हजारों की इस भीड़ में कोई उसकी ये आवाज सुने या ना सुने, पर उसका बेटा जरूर सुन लेगा। वो भी तो कहीं माँ माँ कहता घूम रहा होगा, शायद वही बेटे की आवाज सुन ले। अब तो सूरज भी डूबने को था। थक हार के वो बूढ़ी औरत एक किनारे बैठ गई। जैसे जैसे दिन का प्रकाश कम हो रहा था उसकी हिम्मत भी टूटती जा रही थी। एक बार फिर उसने जमीन का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। एक साधु ने उस वृद्ध को हाथ देकर उठाया। वो एक बार फिर से अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुन्ना मुन्ना पुकारने लगी। बचपन में तो मेरी आहट सुनते ही मेरा मुन्ना भागा चला आता था। आज इस भीड़ में कहाँ खो गया मेरा मुन्ना? मेरा मुन्ना ठीक तो होगा, कहीं कुछ तो हो नहीं गया। अनगिनत सवाल उस माँ को परेशान कर रहे थे। क्या हुआ अम्मा? एक आदमी ने परेशान सी नजर आ रही उस माँ से पूछा। मेरा मुन्ना मुझसे बिछड़ गया। उसकी उम्र कितनी है? 45 साल। तो आप घबराओ नहीं, वो मिल जाएगा। आप दाएं जाना, वहाँ पुलिस कैंप लगा होगा, उन्हें बता देना, वो आपके बेटे का नाम लाउड स्पीकर पर बुलवा देंगे। मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। ये बुदबुदाते हुए वो माँ पुलिस कैंप की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगी। किसी तरह लोगों से पूछ कर वो कैंप तक पहुंची। मेरा बेटा खो गया है, हांफते हुए उसने कहा। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे सूखे पत्ते को जरा सी हवा हिला देती है। बैठो अम्मा, पहले थोड़ा पानी पी लो, एक पुलिस वाले ने कहा। उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया, तेज सांस भरी और बोली, बेटा मेरे बच्चे को ढूंढ दो, भीड़ में कहीं खो गया है। अपने बेटे का नाम और उम्र बताओ अम्मा। कितनी देर पहले खोया? बेटा उसका नाम मुकुल रहा, पर घर में सब उसे मुन्ना बुलाते हैं। 45 साल का है मेरा बच्चा। करीब 3 घंटे हो रहे हैं मुझे खड़ा करके कुछ सामान लेने गया, पर लौट के वापस नहीं आया। मेरे बच्चे से मुझे मिला दो बेटा। जो पुलिस वाले सारी जानकारी लिख रहा था और जो उसके पास खड़ा था, दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ कहा जिसे वो बुढ़िया नहीं समझ पाई। अम्मा कौन से गांव से हो? ललितपुर के पास बमरोला गांव। हाँ अम्मा, आप बैठ जाओ, हम भोपू पर बोल देते हैं, तुम्हारा बच्चा आ जाएगा। लाउड स्पीकर से अनाउंस किया गया। बमरोला गांव के मुकुल की माँ उसका कैंप नंबर 5 में इंतजार कर रही है। जहाँ भी हो जल्द आ जाए। कई बार ऐसी घोषणा की गई। वो वृद्ध औरत कैंप में बैठकर इंतजार करने लगी। 1-1.5 घंटा और बीत गया, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। दोनों पुलिस वाले कैंप के बाहर खड़े थे। वो चिंतित बुढ़िया उनसे कुछ पूछने के लिए गई। वो आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें आभास नहीं हुआ कि वो बुढ़िया उनके पीछे ही खड़ी है। उनकी बातें सुनकर उसका दिल बैठ गया और बिना कुछ पूछे वो कैंप में आकर बैठ गई। नहीं, मेरा लल्ला ऐसा नहीं कर सकता। जो बचपन में हमेशा मेरी उंगली पकड़े रहता था, कहीं मेले की भीड़ में वो खो न जाए। वो मुझे इस भीड़ में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जहां उसका दिल उसे ऐसी दिलासाएं दे रहा था, वहीं उसका दिमाग कुछ और ही कह रहा था। मुझे क्यों नहीं समझ में आया, जो बेटा पिछले 6 महीने से मेरा एक चश्मा नहीं बनवा पा रहा है, वो अचानक कुंभ के मेले में क्यों ले आया? मेरे जाते समय मेरी बहू खुश क्यों थी? देर सबेर कभी भूख लग जाए तो बहू से खाना मांगने में भी डर लगता था। जिस रसोई की कभी मैं मालकिन थी, अब उस रसोई में से खाना पूछकर खाना पड़ता है। मुझे क्यों समझ नहीं आया कि अचानक बेटे बहू को मेरा ख्याल कैसे आ गया। उसके घर छोड़ते समय बहू और बेटे का हंसता हुआ चेहरा उसे याद आ गया। उसकी आंखें छलक पड़ी। शाम के 7 बज गए थे। दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा उसे ऐसे छोड़ सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दिल पर दिमाग हावी होता जा रहा था।
मुन्ना के बापू के जाने के बाद उसने घर बेटे के नाम कर दिया था, तो क्या गलत किया था? उसी का तो घर है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए पराई कब हो गई? किसी दूसरी घर की बेटी को क्या दोष दूं, जब अपना लड़का ही माँ को बोझ समझ ले। किस्मत से हारी थकी बेहाल उस बूढ़ी औरत को समझ ही नहीं आ रहा था कि आप करे तो क्या करे। पुलिस वालों ने अपने लिए चाय मंगवाई और एक चाय उसे भी दी। तभी एक नवयुवक आया। पुलिस वाले ने उसे राधे नाम से बुला रहे थे। उसकी नजर उस वृद्धा पर नहीं पड़ी थी। आज भी कोई बेटा अपनी माँ या बाप को छोड़कर गया है क्या परिहार जी? पुलिस वालों ने उस वृद्धा की ओर इशारा कर दिया। अम्मा परेशान ना हो आप, मेरा नाम राधे है, मैं आश्रय नाम से बुजुर्ग लोगों के लिए घर चला रहा हूँ, आप वहाँ चल सकती हैं। धन्यवाद बेटा, लेकिन जब मेरे बेटे ने ही मुझे पराया कर दिया तो अब तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। बूढ़ों को बोझ समझने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि वो कोई अमर बेल खाकर नहीं आए, वो भी तो कभी बूढ़े होंगे। अम्मा आप मुझ पर बोझ नहीं हो, सरकार की तरफ से भी मुझे मदद मिलती है घर को चलाने में। आप मेरे साथ चलो, बहुत से हम उम्र मिलेंगे आपको वहाँ। नहीं बेटा, बूढ़ी जरूर हुई हूँ पर मजबूर नहीं। अम्मा तो तुम जाओगी कहाँ? जहाँ मुझे मेरे राम ले जाएंगे। पुलिस वालों ने कहा, अम्मा ऐसे तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, घर का या किसी रिश्तेदार का पता तो दो, तुम्हें वहाँ छुड़वा देंगे, नहीं तो फिर आपको राधे के साथ ही जाना पड़ेगा। जब बेटे ने ही अपनी माँ को इस हालत में अकेले छोड़ दिया तो किन रिश्तेदारों का नाम बताऊं इन्हें? बूढ़ी औरत ने मन में सोचा। बेटा मेरी एक बहन है, उसका पता जैसे ही याद आ जाएगा तुम्हें बता दूंगी। उस बूढ़ी औरत ने झूठ बोल दिया। अगर सच बोलती तो उसे राधे के साथ जाना पड़ता और स्वाभिमानी बुढ़िया को ये मंजूर नहीं था। किसी की दया पर जिए। उसकी साड़ी में कुल 600 रुपए बंधे थे, 500 का एक पूरा नोट और बाकी के छुट्टे। उसने 50 रुपए निकालकर राधे को दिए और कहा, बेटा मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ, शायद खाकर थोड़ा दिमाग चले और मैं अपनी बहन के घर का पता याद कर पाऊं। राधे चला गया और कुछ देर बाद पूरी सब्जी ले आया। बूढ़ी ने खाने के बाद कहा कि उसे शौच के लिए जाना है। राधे पुलिस वालों को बोलकर उन्हें एक मोबाइल टॉयलेट के पास ले गया। लाइन लगी थी वहाँ। बेटा मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, तू कब तक खड़ा रहेगा? मैं आ जाऊंगी, तू जा। नहीं अम्मा, तुम इस भीड़ में कहीं खो जाओगी, मैं उधर बैठ जाता हूँ, तुम फारिग होकर वहाँ आ जाना। ठीक है बेटा। राधे कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। लाइन काफी लंबी थी। वो अपने मोबाइल से किसी से बातें करने लगा। आधे घंटे बाद राधे वहां पहुंचा, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा वहां नहीं थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो काफी समय पहले चली गई। राधे ने कैंप की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। कैंप पहुंचने पर देखा कि वो वहां भी नहीं है। फिर उसने पुलिस वालों को सारी बात बताई। इतनी भीड़ में उस बूढ़ी को ढूंढना आसान नहीं था। बूढ़ी औरत बस कदम बढ़ाए जा रही थी। कहाँ किस ओर जाना है ये तो उसे पता ही नहीं था। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे ही दिमाग में उसकी यादें पीछे कदम बढ़ा रही थीं। उसे आज भी मुन्ना की वो छवि याद थी जब पहली बार उसे उसने अपने हाथों में लेकर निहारा था। उसके गुलाबी छोटे छोटे से पंजे और कैसे उस नन्ही सी जान ने अपनी मुट्ठी में माँ की एक उंगली कसकर पकड़ ली थी, ऐसे जैसे अब ये साथ को कभी नहीं छोड़ेगा। जब उसके मुंह से पहली बार माँ शब्द सुनकर वो निहाल हो गई थी। कैसे उसने उसे चलना सिखाया, फिर दौड़ना और पढ़ना। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। जो यादें उसे कभी स्वर्ग सुख का अनुभव कराती थी, आज वही उसे पीड़ा दे रही थी। मेरा मुन्ना आज इतना बड़ा हो गया कि अब उसे माँ की जरूरत ही नहीं रही। अपने अतीत और वर्तमान में उलझी हुई वो भीड़ भाड़ से काफी दूर निकल आई थी। अब पैर भी साथ नहीं दे रहे थे। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था, वो उस पर जाकर बैठ गई। ये पत्थर भी हारे थके लोगों को कितना सुकून देता है। फिर क्यों लोग इंसानों को पत्थर दिल बोलते हैं। करीब 10 मिनट सुस्ता के वो फिर अनजानी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने लगी। रात के करीब 8 बज रहे थे। उसे कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। अपने आप ही उसके कदम उस ओर बढ़ चले। अब मेरे प्रभु ही मेरी नैया पार लगाएंगे। इस दृढ़ निश्चय ने उसे एक नई ऊर्जा से भर दिया। मंदिर में शिव जी की आरती हो रही थी। वो भी अपने प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़ी हो गई।
आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद ग्रहण करके उसने मंदिर में लगे नल से पानी पिया और मंदिर परिसर में बनी बेंच पर जाकर बैठ गई। लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। बहुत थके होने के कारण उसकी आंखें लग गई। अम्मा, किसके साथ आई हो? मंदिर के पुजारी ने पूछा। वृद्धा ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर कहाँ है तुम्हारा? घर नहीं है, उसने धीरे से कहा। तो फिर कहाँ जाओगी? जहाँ मेरे प्रभु ले जाएंगे। कौन जात से हो? पंडित हो क्या? कायस्थ। अम्मा, यहाँ ऐसे तो नहीं रह पाओगी तुम। अगर पंडित होती तो क्या रह जाने देते? यहाँ पहले एक पंडिताइन थी जिसे कई लोग दान देते आते थे। पिछले महीने उसकी मौत हो गई, इसलिए पूछा था। दान के पैसे लेकर जीने से तो अच्छा है मुझे मौत आ जाए। आप परेशान ना हो पंडित जी, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। मंदिर के पीछे मेरा घर है, किसी चीज की जरूरत हो तो आ जाइएगा। आपका बहुत धन्यवाद। मेरे सामने मेरे प्रभु बैठे हैं, वही मेरी जरूरत का ध्यान रखेंगे। मंदिर के पंडित जी जब सुबह उस वृद्धा को कहने जा रहे थे कि थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाए, तो देखा बेंच खाली थी। वो पहले ही जा चुकी थी। वृद्धा कमजोर जरूर थी, लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डियों में आज भी खुददारी जिंदा थी। उसने अपनी साड़ी में से 10 रुपए का नोट निकालकर एक चाय वाले को दिए, जो साइकिल पर चाय बेच रहा था। सड़क पर कम ही लोग थे। अम्मा, चाय के साथ बन पाव भी दूं क्या? कितने का है? 5 रुपए की चाय और 5 रुपए का बन। ठीक है बेटा, दे दो। बूढ़ी एक हाथ में प्लास्टिक के कप में चाय लिया और दूसरे हाथ में बन लिए कोई साफ सुथरी जगह देखने लगी जहां बैठकर वो खा सके। शायद चाय वाला समझ गया बूढ़ी औरत क्या देख रही है। उसने कहा, अम्मा, 10 कदम की दूरी पर एक बगीचा है, वहां बैठकर आराम से चाय पीना। बोलो तो मैं वहां छोड़ दूं? बेटे ने पहले ही छोड़ दिया, अब तुम मत छोड़ो। बूढ़ी बुदबुदाई। नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, भगवान तुम्हें खुश रखे। बूढ़ी अपनी चाय का कप लिए बगीचे में पहुंची। दोनों हाथ में सामान था और बगीचे में घूमने वाला दरवाजा, वो भी इतना भारी कि पैर से हिलाना मुश्किल। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए एक के बाद एक दरवाजा खोलकर अंदर जाते रहे थे और वो बूढ़ी औरत वहीं खड़ी थी। ट्रैक सूट पहने एक लड़की दौड़ते हुए आई। कानों में उसने ईयरफोन लगा रखे थे। उसने उस बूढ़ी को देखकर स्माइल दी और पहले उनके लिए वो दरवाजा घुमा दिया। अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गई। एक खाली पड़ी बेंच पर बैठकर वो चाय पीने लगी। चाय ठंडी हो गई थी, लेकिन पाँव में डुबोकर अच्छी लग रही थी। बिना खाना खाए सोने के बाद कुछ मिल जाए तो वही बहुत हो जाता है। चाय पीने के बाद वो लोगों को देखने लगी। सब कानों में तार डाले चल रहे थे, तो कोई दौड़ रहा था, लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। गांव में तो कोई एक दूसरे से बिना राम राम कहे नहीं जाता, हालचाल तो पूछ ही लेते हैं। शहर के लोग कितना बदल गए हैं। धीरे धीरे पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की भीड़ कम होने लगी। अम्मा सोच रही थी कि अब तो कहाँ जाए, कोई मंजिल होती तो दूसरों की तरह वो भी उस ओर चल देती। कुछ सोचकर वो उठी, सूर्य देवता को नमस्कार किया, आंख बंद कर अपने प्रभु को याद किया और अपनी मंजिल किस्मत पर छोड़कर बस कदम बढ़ाने लगी। दिमाग में बस यही चल रहा था, इन रुपयों के खत्म होने के पहले कुछ काम ढूंढना है, पर कैसे और क्या काम? और शांत मन से अपने कदम बढ़ाने लगी। मुन्ना के बेटे विरल की उसे रह रहकर याद आती रही। 15 साल का हो गया, लेकिन अब भी मुझसे जब तक कोई कहानी नहीं सुन लेता सोता नहीं है। अपने बाप को अकेला आता देखकर उस पर क्या बीती होगी। मुन्ना क्या कहेगा उसे? क्या कह पाएगा कि वो अपनी माँ को मेले में छोड़ आया? मुन्ना ने जो मेरे साथ किया, क्या सपने में भी वो कभी सोचेगा कि भविष्य में विरल भी ऐसा ही कर सकता है उसके साथ? इतना सब सोचता तो शायद वो ऐसा करता ही नहीं। खैर, जैसी प्रभु की इच्छा, जरूर उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग सोच रखा है। बूढ़ी औरत चलते चलते एक जगह जाकर ठहर गई। कई बच्चे एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। कुछ समय बाद मेरा विरल भी इतना बड़ा हो जाएगा, वो भी ऐसे बड़े कॉलेज में जाएगा। कॉलेज रोड के उस तरफ था और बूढ़ी औरत रोड के इस तरफ। वो खड़ी होकर बच्चों को निहारने लगी। इन बच्चों को देखकर उसे बड़ी खुशी मिल रही थी।
तेज आवाजों ने उसका ध्यान खींचा। एक चाय की टपरी जैसी कच्ची दुकान थी, उस पर एक स्टोर था। दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा था जिससे कई लड़के बातें कर रहे थे। क्या पांडे जी, कितना इंतजार करवाइएगा पराठे के लिए? 10 मिनट से तो खड़े हैं, बस आने वाला होगा परमेश्वर। इस हरामखोर को भी धंधे के वक्त उलझुलूल काम याद आते हैं। 2 मिनट की कहकर गया था, अब तक नहीं आया। इस बार तो काम से निकाल ही दूंगा। मेरे गांव का है, वरना कब का नौकरी से निकाल दिया होता। 10 मिनट बाद लेक्चर शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चाय और टोस्ट ही दे दो। बूढ़ी औरत उस दुकान वाले के पास गई, बोली, आप कहें तो मैं पराठा बना दूं इन बच्चों के लिए। अरे आप क्यों बनाएंगी, इन बच्चों को खिलाकर अच्छा लगेगा मुझे। चिंता मत करो, तुमसे कुछ लूंगी नहीं। बूढ़ी अम्मा के लिए 4 से 5 पराठा बनाना तो मामूली सा काम था। जिंदगी भर खाना ही तो बनाया था और उनके हाथ का स्वाद ऐसा कि पूरे गांव में उनकी तारीफ होती थी। उन्होंने पराठा बनाकर बच्चों को खिलाए। आज के पराठे बच्चों को कुछ अलग ही मजा दे रहे थे। वाह, क्या पराठा बनाए हैं अम्मा, मजा आ गया। हर रोज लड़कों की बातें सुननी पड़ती थी। पांडे जी को कभी पराठा कच्चा तो कभी जला हुआ। बच्चों के मुंह से तारीफ सुनकर आज उनका सीना चौड़ा हो गया। थोड़ी देर में परमेश्वर भी वहां आ गया। ये क्या, मैं गया और किसी और को आपने काम पर रख लिया, ये तुमने सही नहीं किया। बिना पूरी बात समझे परमेश्वर बिगड़ गया। पांडे फिर कहाँ चुप रहने वाले थे। हाँ, रख लिया, मेरी दुकान है और मेरी मर्जी। तू साले क्या करेगा? मेरे गांव का नहीं होता तो कब का निकाल कर बाहर किया होता। अरे क्यों लड़ रहे हो बेटा? किसी ने तुम्हारी नौकरी नहीं ली। मैं चली, तुम करो अपनी नौकरी। पांडे जी ने अम्मा को रोका। अम्मा, तुम काम करोगी? बेटा, काम तो मुझे चाहिए, लेकिन किसी का काम छीनकर नहीं। काम का क्या लोगी? जितने में मैं स्वाभिमान से जी सकूं। तुम्हारा घर कहाँ है? जब से घर छोड़ा है तब से अब पूरा संसार ही मेरा घर है। अम्मा, तुम यहाँ काम करो, रात में यहीं सो सकती हो। गद्दे का इंतजाम मैं कर दूंगा। महीने का 5,000 दूंगा, रहना खाना मुफ्त। परमेश्वर, तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। तू अम्मा की मदद करेगा। पराठा वो बनाएंगी, सब्जी बाजार से लाना, उबालना, मसाला बनाना और आटा गूंदना तेरी जिम्मे, और पराठा बनाना अम्मा की समझ में आई बात। बेमन से परमेश्वर ने हाँ कह दिया, जैसे किसी ने उससे उसकी गद्दी छीन ली हो। आज अम्मा के पराठे की शायद कॉलेज के अंदर ज्यादा ही तारीफ हो गई। लेक्चर के बाद काफी लड़के पराठा खाने आने लगे। अम्मा ने जो काम शुरू किया तो फिर दोपहर 3 बजे जाकर ही उन्हें विश्राम मिला। आज पांडे जी बहुत खुश थे। पूरे दिन की आमदनी कुछ ही घंटों में निकल आई। अम्मा, अब तुम भी कुछ खा लो। अम्मा ने कुछ और पराठा बनाकर परमेश्वर और पांडे जी को भी खाने को दिए और फिर खुद खाने बैठ गई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो कभी खुद कमाएंगी। अपनी कमाई की रोटी खाना कितना सुकून देता है, आज उन्हें पता चल रहा था। पांडे जी ने शाम को एक गद्दे का इंतजाम कर दिया ताकि दुकान में ही अम्मा सो सके। परमेश्वर, कल ठीक समय पर आकर अम्मा की मदद करना, वरना समझ ले कल तेरा आखिरी दिन होगा। क्या आप बार बार धमकियाते रहते हो हमें? अबे धमकी नहीं है, ये आखिरी चेतावनी है, समझा? शाम 8 बजे पांडे जी और परमेश्वर निकल गए। रह गई अकेली अम्मा। सुबह ये जगह जो बच्चों से गुलजार थी अब सुनसान सी पड़ी थी। इंसान जब अकेला होता है तो उसे अपनों की यादें अपनी ओर खींच लेती है। अम्मा भी उन यादों में खिंची चली जा रही थी। कहते भी हैं मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। उन्हें विरल की बहुत याद सता रही थी। यही वो समय होता था जब वो अम्मा से कहता, आज कोई नई कहानी सुना, और अपने स्कूल की सारे दिन की दिनचर्या बताता। किससे झगड़ा किया, किस टीचर ने तारीफ की तो किसने आज क्लास के बाहर खड़ा किया। अम्मा विरल की खास दोस्त थी जिनसे वो कुछ नहीं छुपाता था। विरल जानता था कि उसकी माँ अम्मा को पसंद नहीं करती, इसीलिए अपनी पॉकेट मनी में से वो अपनी प्रिय अम्मा के लिए चीजें लाता रहता। अम्मा को इस उम्र में भी इमली की खट्टी मीठी गोलियां बड़ी पसंद थी और मोतीचूर के लड्डू। बाहर आंगन में उनकी खटिया डली रहती थी और स्कूल से आकर विरल अपना बैग खटिया के नीचे रखकर पहले अपनी अम्मा के पास जाता और अम्मा उसका माथा चूमकर कहती, आज मेरे बेटे ने क्या कारनामे किए, और फिर शुरू हो जाती विरल की कभी खत्म न होने वाली बातें। और मौका देखकर वो चुपके से अम्मा के हाथ में कभी लड्डू थमा देता तो कभी उनकी प्रिय इमली की खट्टी मीठी गोली।
गद्दे पर लेटी अम्मा अपने पोते को याद कर आंसू बहा रही थी। सोच रही थी कि विरल कैसे रह रहा होगा उनके बिना। अब तक तो मुन्ना घर पहुंच चुका होगा। क्या कहा होगा उसने? विरल ने मुझे इलाहाबाद से अमरूद लाने को कहा था। बेचारा जाने कब तक उसकी ये फरमाइश पूरी कर पाऊंगी, कर भी पाऊंगी या नहीं। सोचते सोचते रात के करीब 2 बज गए। अम्मा ने सोचा अब थोड़ा सो लेती हूँ, फिर सुबह से मेहनत करनी है। नींद पूरी नहीं होगी तो काम भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सोचने से ही नींद आ जाए तो क्या बात होती। नींद अम्मा की आंखों से कोसों दूर थी। बेटे के लिए माँ एक सामान भी हो सकती है जिसकी एक मुद्दत होती है। जैसे मुद्दत पूरी होने पर सामान को फेंक दिया जाता है, आज वो खुद को वैसा ही महसूस कर रही थी। सुबह 7 बजे जब परमेश्वर आया, अम्मा जाग रही थी। क्या अम्मा नई जगह नींद नहीं आई क्या? अम्मा मुस्कुरा दी, क्योंकि कई सवालों के जवाब नहीं होते। अम्मा मैं सब्जी ले आया हूँ, आलू उबलने के लिए चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आटा गूंद दूंगा और कोई काम हो तो बता देना। सेठ से शिकायत मत करना, बहुत खिटपिट करता है। बेटा चाय पियोगे? नेकी और पूछ अम्मा ने 2 कप चाय बनाई और 1 कप परमेश्वर को दी। एक बात पूछूं अम्मा? पूछो बेटा। तुम यहाँ की तो लगती नहीं हो, कहाँ से आई हो? तुम्हारे घर परिवार में क्या कोई नहीं? नहीं, सब है। तो तुम यहाँ क्यों हो? बस अपना वजूद ढूंढने निकली हूँ। अम्मा तुम्हारी बातें किसी पहेली से कम नहीं। चाय बहुत बढ़िया बनाई है। चाय पीने के बाद दोनों खाने की तैयारी करने लगे। 9 बजे से बच्चों की दुकान पर चहल पहल शुरू हो गई। कल वाले बच्चे कुछ और नए बच्चों के साथ लौट आए थे। अम्मा कल जैसे मजेदार 2 आलू के पराठे बना दो, किसी ने कहा। गोभी के तो किसी ने मूली के। अम्मा बड़ी तन्मयता और प्रेम से बच्चों के लिए पराठा बनाने लगी, जैसे घर में आए किसी मेहमान के लिए कोई बनाता है। आज तो चटनी भी अम्मा ने बनाई थी तो बच्चों को कुछ ज्यादा ही स्वाद आ रहा था। इस काम के रूप में अम्मा को जीने का सहारा मिल गया था और इन बच्चों की हंसी और कहकहों में वो अपना दुख भूल जाती। धीरे धीरे वो बच्चों को उनके नाम से जानने लगी। सिगरेट पीते बच्चों को अब अम्मा बड़े अधिकार से टोक भी देती। बच्चे भी अम्मा का बड़ा सम्मान करने लगे थे, इसलिए सिगरेट कहीं और पीने के बाद ही पराठा खाने जाते। पांडे जी भी अपनी बढ़ती बिक्री के खुश थे। अम्मा को अब काम ज्यादा करना पड़ता था, पर इस काम की वजह से ही वो विरल की याद से आजाद रह पाती थी। अम्मा खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट थी कि पराठा बनाते बनाते बच्चों से बातें भी करती रहती। बच्चों की बातें सुन सुनकर उनका ज्ञान भी बढ़ रहा था। नोटबंदी की बात हो या अमेरिका में ट्रंप द्वारा लिया कोई नया फैसला, अम्मा बहुत गौर से बच्चों की बातें सुनती थी। हर दिन अम्मा को कुछ नया सीखने को मिलता, लेकिन हर रात जब भी ठीक वैसे ही होती। अम्मा जैसे ही अकेली होती, मोह के धागे उन्हें फिर अपनी ओर खींचने लगते। ऐसे ही होते हैं ना मोह के धागे, देखने में बहुत नाजुक लेकिन इतने मजबूत कि टूटते ही नहीं। टूट भी जाए तो लगता है गांठ बांधकर फिर 2 अलग हुए धागों को एक कर दे। अम्मा का तकिया रोज रात को भीग जाता, अब ये उनकी दिनचर्या का ही हिस्सा था। अपनी इन्हीं यादों के जरिए ही तो वो अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। कई महीने हो गए थे, पांडे जी का बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन मुनाफे के इस हिस्से को वो बांटने को तैयार नहीं थी, जिससे परमेश्वर अक्सर उखड़ा रहता। अम्मा तुम बोलती क्यों नहीं? काम बढ़ गया है और सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं। पहले बोलते थे कि आमदनी ही नहीं होती, पैसे क्या बढ़ाऊं, और अब जब काम अच्छा चल रहा है तो भी पैसा देने को तैयार नहीं। बेटा मुझे आए 6 महीने हुए हैं और जितना मिल रहा है वो भी बच ही जाता है, मैं क्या बोलूं। आज तुम्हारे लिए बात करके देखती हूँ। बच्चों ने अम्मा का बैंक में अकाउंट खुलवा दिया था। अम्मा बच्चों को ही पैसे दे देती थी बैंक में जमा करवाने के लिए। एटीएम कार्ड भी था उनके पास, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अब तक नहीं सीखा था, जरूरत ही नहीं पड़ी थी। खाने और सोने की उनकी जरूरत इस काम से ही पूरी हो जाती थी। परमेश्वर को बहुत उदास देखकर उन्होंने सोचा वो आज जरूर मौका देखकर पांडे जी से उसकी पगार बढ़ाने के लिए बातें करेंगी। पांडे जी अब दुकान पर कम बैठते थे, अम्मा पर पूरा भरोसा जो था। शाम 7 बजे करीब वो आते और दिन भर की कमाई में से अगले दिन का सामान लाने के लिए परमेश्वर को पैसे देते और निकल जाते। आज भी नियत समय पर पांडे जी आ गए। अम्मा ने आज उनके लिए चाय बनाई। बेटा परमेश्वर बहुत मेहनत करता है, दिन भर मेरे साथ उसका काम भी काफी बढ़ गया है, उसकी तनख्वाह बढ़ा दो, उचित समझो तो। क्या रे अम्मा के भी कान भरने लगा तू? अम्मा तुम बीच में मत पड़ो।
आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं और मुनाफा भी इतना नहीं है, आगे देखूंगा। अम्मा को कल की सब्जी लाने के लिए पैसे देकर पांडे जी निकल गए। अम्मा को लगा था शायद उनके कहने से वो उसकी पगार बढ़ा दे। बेचारा 2 साल से उसी तनख्वाह पर काम कर रहा है, लेकिन शायद पैसा पाकर इंसान और लोभी हो जाता है। देखा अम्मा, एक नंबर का हरामी है, ये सारा पैसा बस खुद रखना चाहता है। गाँव में माँ है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, 8,000 में कुछ होता है क्या? बड़ी मुश्किल से महीने के आखिर में थोड़ा रुपया बचाकर घर भेज पाता हूँ। इस बार तो अम्मा बीमार पड़ी हैं, खर्चा ज्यादा हो गया। गांव जाने के लिए किराए के पैसे निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ और 2 महीने बाद जाऊँ। बेटा, पैसा चाहिए तो मुझसे ले लो, बैंक में बेकार पड़ा है। अम्मा, आपसे पैसा लेना अलग है और हक का पैसा अलग। 2 साल से उसी तनख्वाह में काम कर रहा हूँ, अब यहाँ मन नहीं लगता। बेटा धैर्य रखो, आगे अच्छा होगा। अम्मा, क्यों ना हम दोनों मिलकर नया धंधा लगाना शुरू करें। मेहनत तो हम दोनों ही करते हैं ना, मुनाफा ये खाता है तब मेहनत भी हमारी होगी और मुनाफा भी। बेटा, मुश्किल में पांडे जी ने मुझे सहारा दिया, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। एक बार फिर तुम्हारे लिए बात करूंगी मौका देखकर। ठीक है अम्मा, चलो अब मैं चलता हूँ, फिर कल आऊंगा। हम तो नौकर लोग हैं, देखो कब तक भगवान इस सेठ की चाकरी करवाता है। कुछ दिन और निकल गए। अब परमेश्वर काम पर तो आता, पर उसका काम में मन नहीं लगता था। अम्मा उसका उदास चेहरा देखकर दुखी हो जाती। वो इस बीच कई बार पांडे जी से उसकी पगार बढ़ाने की सिफारिश कर चुकी थी, पर मानो उनके कान पर जूं ही नहीं रेंग रही थी। अम्मा जी अपना काम उसी उत्साह से कर रही थी। बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अम्मा, एक गोभी का पराठा और बना दो, थोड़ा कड़क सेकना, दीपक ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें कड़क और मनीष को मुलायम पराठे पसंद है, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। पराठे बनाते बनाते अम्मा की नजर पास खड़े एक बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र विरल से 2-3 साल कम ही रही होगी। देखने में गरीब घर का बच्चा लग रहा था। पराठे की उठती महक उसके खाली पेट में शायद और तरंगे पैदा कर रही थी। वो ललचाई नजरों से देख रहा था। अम्मा ने उसे अपने पास बुलाया। पराठा खाएगा? उसने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, वहाँ बैठो, देती हूँ तुम्हें। दीपक और मनीष का पराठा बनाने के बाद अम्मा ने उस लड़के के लिए पराठा बना दिया। वो बच्चा शायद बहुत भूखा था, उसने गरम पराठा ही मुंह में डाल लिया और उसका मुंह जल गया। बेटा आराम से, ये लो पानी पी लो और एक पराठा बना दो। उसने फिर एक बार हाँ में सिर हिला दिया। अम्मा ने एक और पराठा बनाकर उसको दिया। उसे पराठा खाता देख अम्मा को विरल की याद आ गई। इतना बड़ा हो गया फिर भी कई बार जिद करता था, मुझे आज अपने हाथ से खिलाओ। अम्मा उसकी यादों में खोई ही थी कि पांडे जी की कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी। इसने पराठे के पैसे दिए हैं क्या? अम्मा ने कहा, नहीं, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ, आज दिन में नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि तुम लोगों ने यहाँ लंगर खोल के रखा है। अम्मा को पांडे जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। बेटा, मेरी तनख्वाह में से काट लेना। देख लिया तो तनख्वाह में से काट लेना, नहीं देखता तो मेरा पैसा ऐसे ही लुटाती। आज अम्मा को महसूस हो रहा था कि नौकरी में कितनी मजबूरी होती है, गलत ना होते हुए भी सुनना पड़ता है। पांडे जी कुछ और बोलते उससे पहले परमेश्वर बोल पड़ा, ठीक से बात करो, उनसे बहुत बड़ी हैं। पांडे जी को अपने यहाँ नौकरी करने वाले की ये बात कैसे बर्दाश्त होती? वो और भड़क गए। ऐसा माहौल देखकर वो बच्चा आधा पराठा छोड़कर जाने कहाँ चला गया था। अम्मा को बहुत दुख हुआ। वहाँ बैठे बच्चे भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए। अम्मा से कोई तेज आवाज में बोले, ये उन्हें कहाँ बर्दाश्त था। इतनी आवाजों में अम्मा की आवाज कौन सुनने वाला था। थोड़ी देर बाद परमेश्वर और अम्मा सड़क पर बैठे थे। पांडे जी ने दोनों को काम से निकाल दिया था। कॉलेज के कुछ बच्चे भी उनके पास ही खड़े थे। अम्मा, तुम परेशान मत हो। बेटा, मुझे अपनी नहीं परमेश्वर की चिंता है, मैं तो अकेली हूँ। उसके काम से उसके पूरे परिवार का पेट पलता है। अम्मा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तंग आ गया हूँ इस हरामी के साथ काम करते करते। पराठे का ही धंधा करेंगे और इधर ही करेंगे, देखते हैं क्या करता है ये, और इससे ज्यादा कमाकर दिखाएंगे। एक चूल्हा और टेबल का ही तो इंतजाम करना है, कर लेंगे कुछ न कुछ जुगाड़।
ठीक है बेटा, तुम चाहते भी यही थे कि खुद का काम शुरू करे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज रात को कहाँ जाओगी अम्मा? दीपक ने पूछा। जहाँ मेरे भगवान मुझे ले जाएं। परमेश्वर अम्मा को अपने कमरे पर ले आया जो सुप्तिया बाग में था। आओ अम्मा, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। बेटा, मेरे लिए तो ये किसी महल से कम नहीं है। कमरे में सामान ना के बराबर था, पर खूटियां कई थी जो कपड़ों से लदी थी। कमरे के एक कोने में स्टोव था और गिनती के कुछ बर्तन। कमरे से लगकर ही बाथरूम था। एक किनारे पर चटाई के ऊपर एक गद्दा बिछा था और उसी के पास एक घड़ा था जो एक छोटी तश्तरी से ढका था और उस पर एक गिलास उल्टा रखा था। अम्मा, बैठने और सोने के लिए यही है जो है बहुत है बेटा। गद्दा इतना बड़ा तो था नहीं जिस पर दो लोग सो सके, इसलिए अम्मा के बैठने के पहले परमेश्वर ने गद्दे के नीचे से चटाई निकाली। अम्मा, तुम गद्दे पर सो जाना, मैं चटाई पर सो जाऊंगा। बेटा, माँ को नींद तभी आती है जब माँ अपने बच्चों को सुकून से सोता देखती है। परमेश्वर अम्मा की गोदी में सर रखकर रोने लगा। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई थी। अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, ये मुश्किल का समय भी कट जाएगा। हाँ अम्मा, माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? घर पर क्या रखा है? सब्जी तो नहीं है, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। बेटा, दाल चावल है तो खिचड़ी बनाती हूँ। हाँ अम्मा, ये तो मिल जाएगा। परमेश्वर ने 2 डिब्बे निकालकर अम्मा के सामने रख दिया और मसालेदानी भी। अम्मा, तीसरे डब्बे में आटा रहता है। अम्मा, बाथरूम में सुबह शाम ही पानी आता है, एक एक घंटा इसलिए भरकर रखना पड़ता है। खिचड़ी बनाने के लिए घड़े का पानी इस्तेमाल कर लेना। अम्मा, मैं नीचे से होकर आता हूँ। परमेश्वर नीचे गया और करीब आधे घंटे बाद आया। कमरे में खिचड़ी की सुगंध आ रही थी। अम्मा, माँ के हाथों में जादू होता है। मेरी खिचड़ी से तो ऐसी महक कभी नहीं आती। परमेश्वर के हाथ में एक चादर था। अम्मा, ये तुम्हारे लिए एक ही चादर था, इसलिए लेने गया था। अम्मा सोच रही थी कोई भी तो रिश्ता नहीं है इससे मेरा, फिर भी मेरे लिए कितना कर रहा है ये। सच में कई बार खून के रिश्तों से बढ़कर हो जाते हैं प्रेम के रिश्ते। खिचड़ी खाते खाते दोनों बातें करने लगे। अम्मा, मैं खाना खाकर बाहर जाता हूँ और कल के लिए एक चूल्हे और टेबल का इंतजाम करता हूँ। कल से ही हम काम शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, मेरा एटीएम कार्ड ले जाना, जितने पैसों की जरूरत हो निकाल लेना। नहीं अम्मा, अभी है, जब जरूरत होगी बताऊंगा। अम्मा, मेरा इंतजार मत करना, सो जाना, हो सकता है मुझे देर हो जाए। और वो कमरे से बाहर निकल गया। करीब 10:30 बजे परमेश्वर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक पुराना गद्दा था। अम्मा किसी सोच में डूबी थी। गद्दा जमीन पर पटकते हुए परमेश्वर ने पूछा, अरे अम्मा, तुम सोई नहीं? बेटा, कमरे की कड़ी बहुत ऊंची है इसलिए लगा नहीं पा रही थी, और फिर कमरा खुला छोड़कर कैसे सो जाती। अरे अम्मा, यहाँ कमरे में लेने के लिए है ही क्या, और जो इस सामान को भी चुरा कर ले जाएगा तो संतोष कर लूंगा, ये सोचकर कि उसकी हालत मुझसे भी कमजोर होगी। पुराने कपड़े और कुछ गिने चुने बर्तन ही तो हैं। अम्मा हंस दी। ये गद्दा कहाँ से ले आए तुम? अम्मा, मेरे गांव का ही एक लड़का है, अभी 1 महीने के लिए गांव गया है तो बस उसका गद्दा उठा लाया। बच्चों को भी तो माँ को जमीन में सुलाकर नींद नहीं आती। अब आप भी गद्दे पर सोना, मैं भी। टेबल और स्टोव का भी जुगाड़ कर लिया है। अम्मा, मैं सुबह घर से जल्दी ही निकल जाऊंगा। आप सुबह 10:30 बजे तक यूनिवर्सिटी के पास आ जाना, वहीं से शुरू करेंगे अपना नया धंधा। ठीक पांडे जी की दुकान के सामने जो नीम का पेड़ है उसके नीचे। बेटा, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी? कमरे से निकलकर दाएं जाना, 2-3 दुकानें छोड़ ही ऑटो खड़ा होगा, उसे कहना यूनिवर्सिटी छोड़ दे। जब ऑटो में सवारी पूरी हो जाए तो वो 10 रुपए आपको कॉलेज के पास छोड़ देगा। अच्छा याद दिलाया। ये 50 रुपए आप रखो ऑटो से जाने के लिए। बेटा, अभी मेरे पास है कुछ पैसे। ठीक है अम्मा, कभी अचानक जरूरत पड़ जाए तो दाल के डिब्बे में 100-150 पड़े ही रहते हैं। अच्छा बेटा, आप सो जाओ, कल जल्दी उठना भी है तुम्हें। हाँ अम्मा। परमेश्वर गद्दे पर लेट गया, लेकिन तकिए के बिना उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठा, खूंटी पर से कुछ कपड़े उठाए और सिर के नीचे लगाकर सो गया। 3 मिनट में ही वो खर्राटे भी भरने लगा। बेखबरी से उसे सोता देख अम्मा को अच्छा लगा। वो मन ही मन ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करने लगी कि उसके नए धंधे में उसे सफलता मिले। अम्मा अतीत और वर्तमान में उलझी कब सो गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा परमेश्वर कमरे में नहीं था। नियत समय पर अम्मा जी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। नीम के पेड़ के नीचे परमेश्वर ने अपनी दुकान सजाई थी और वो काम में व्यस्त था। अम्मा को देखकर बोला, अरे आ गई अम्मा, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। पराठों का मसाला तैयार कर दिया है, बच्चे कई बार पूछकर जा चुके हैं, फिर आते
ही होंगे। मैंने उन्हें कह दिया, पहला पराठा तो अम्मा के हाथों से ही बनेगा। पांडे जी की दुकान सामने बंद पड़ी थी। अम्मा उस ओर देखने लगी। 6 महीने उस दुकान में ही उन्होंने बिताए थे। उन्हें बंद दुकान देखकर अच्छा नहीं लगा। अम्मा को देखकर कॉलेज के बच्चे आ गए। दीपक ने कहा, अम्मा तुम्हारे पराठों का ही इंतजार कर रहे थे, अब बस जल्दी खिला दो, बहुत भूख लगी है और आज पहला पीरियड अटेंड करना ही है मुझे। परीक्षाएं आ रही हैं, बहुत मटर गश्ती हो गई, अब पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है बेटा, अभी बनाती हूँ। मनीष कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा, उसकी बहन को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहा है आज। अम्मा पराठे बनाने लगी। परमेश्वर ने नीम के पेड़ पर एक तख्ती लटकाई थी जिस पर पराठे के दाम लिखे थे। पराठों का दाम पांडे जी की दुकान से कम रखा था और आज विशेष ऑफर भी था, 2 पराठे के साथ तीसरा मुफ्त। परमेश्वर पराठे बनाने में अम्मा की मदद करने लगा। विशेष ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज कुछ ज्यादा ही भीड़ लग गई। अम्मा के हाथ निरंतर चल रहे थे और परमेश्वर के भी। दोनों ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन दुकान अच्छी चलती देख दोनों अपनी भूख प्यास भूल चुके थे। 12 बजे के करीब उन्हें थोड़ी राहत मिली। अम्मा चलो अब तुम बैठो, मैं पराठा बनाता हूँ, थोड़ी देर बाद खाने के लिए फिर भीड़ लगने लगेगी। अम्मा बैठ गई, वो भी थक गई थी। परमेश्वर ने पराठे बनाकर उन्हें दिए और फिर दोनों मिलकर पराठे खाने लगे। आज परमेश्वर ने बिना कुछ खाए रोज के मुकाबले ज्यादा मेहनत की थी, फिर भी उसके चेहरे पर खुशी थी। अम्मा ने मन में सोचा, यही अंतर होता है जब हम किसी की नौकरी करते हैं और जब खुद का काम करते हैं। पराठा खाते खाते अम्मा की नजर सामने की दुकान पर पड़ी। पांडे जी के साथ एक आदमी और था जो दुकान खोल रहा था। शायद परमेश्वर की जगह उसे काम पर रखा था। पांडे जी की नजर भी परमेश्वर की नई दुकान पर पड़ी। परमेश्वर और पांडे जी की नजर टकराई। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए साफ कड़वाहट पता चल रही थी। करीब 1 घंटे बाद परमेश्वर की दुकान पर फिर भीड़ जमा होने लगी। वहीं पांडे जी की दुकान खाली पड़ी थी। इक्का दुक्का लोग वहां चाय और सिगरेट पी रहे थे। एक बार फिर पांडे और परमेश्वर की नजर आपस में टकराई। इस बार परमेश्वर की आंखों में जीत की खुशी थी, वहीं पांडे जी अपनी इस हार से तिलमिला रहे थे। जीतने के लिए उन्होंने पराठों के दाम आधे कर दिए। कुछ लोग इस ऑफर का लाभ उठाने पहुंचे, लेकिन जिन्होंने अम्मा जी के प्यार से निर्मित स्वादिष्ट पराठे चख लिए हों, उन्हें कहाँ पसंद आने वाले थे। पांडे जी का ये पैतरा भी फेल हो गया। प्यारे दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए भाग 2 जरूर सुने। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।